हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। महिलाओं को ऐसी कई परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है जिनके बारे में कई बार वो खुलकर चर्चा भी नहीं करती या हिचकिचाती हैं। लेकिन अगर समय रहते इन समस्याओं का निदान न किया जाए तो ये फिर गंभीर बीमारी का रूप भी ले लेती है। ऐसी ही गंभीर बीमारी होती है असामान्य गर्भाशय का रक्तस्राव, जिसमें आज के समय में ज्यादातर महिलाएं पीड़ित हो रही हैं। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि असामान्य जो गर्भाशय से रक्तस्राव होता है वो क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और क्या ये किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा तो नहीं करता। चलिए शुरू करते अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सद्भावना हॉस्पिटल से गायनेकोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योत्सना जी गुप्ता। डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर ज्योत्सना, जैसा कि मैंने अभी परिचय में ही कहा, जो लड़की होती है और एक माँ बनने के बाद जब मेनोपॉज तक पहुंचती है, इस दौरान उसके जीवन में जो सबसे अहम घटना घटती है वो होते हैं मेंसेस का स्टार्ट होना, उससे पहले की तकलीफ और उसके बाद एक प्रेगनेंसी वाला फेज जब वो माँ बनती है और उसके बाद सारी जिम्मेदारियों से जब वो मुक्त होती है तो वो रजोवृत्ति की तरफ यानी कि मेनोपॉज की तरफ पहुंचती है। तो इस पूरे लंबे समय में जो गर्भाशय से जो ब्लीडिंग है उससे उसका सामना हर महीने होता रहता है। तो इसको मैं 4 से 5 कैटेगरी में जैसा कि हम डिवाइड करके चर्चा करेंगे। तो ये समस्या सामान्य से असामान्य रूप कब ले लेती है? जी, असामान्य गर्भ रक्तस्राव या हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, एक इतनी कॉमन समस्या है कि आप ये समझिए जैसे हम अगर ओपीडी में 10 पेशेंट देख रहे हैं तो उसमें से 7 पेशेंट हमको सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के मिलते हैं, असामान्य गर्भाशय का रक्तस्राव। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसके हर एज ग्रुप में कारण थोड़े थोड़े अलग हैं और कुछ कॉमन हैं। अगर हम इन कारणों को 5 ग्रुप में डिवाइड करते हैं तो पहला ग्रुप जो बहुत ही एक नाजुक सा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं प्री मेनार्कल ग्रुप। इसका मतलब जब एक लड़की को मेंसेस स्टार्ट भी नहीं हुए, मेनार्की का मतलब होता है मेंसेस का स्टार्ट होना, उससे पहले भी अगर कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो ब्लीडिंग के साथ आते हैं, कई बार हमको माँ लेके आती है कि वहाँ से जहाँ से वेजाइनल रूट है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको भी हम इस कैटेगरी में गिनते हैं। अगर मैं वहीं से कारणों की शुरुआत करूँ तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो कारण है बच्चों में इस तरीके की ब्लीडिंग होने का वो है वेजाइनल रूट में कोई या तो इन्फेक्शन होना या फिर कई बार बच्चे गलती से या खेल खेल में कुछ अंदर अपने फॉरेन बॉडी डाल सकते हैं, जैसे कोई पेंसिल है या कोई छोटी मोटी ऐसी नुकीली चीज़ भी डाल सकते हैं। बच्चों को खेल खेल में नहीं समझ में आता, तो ऐसे में हमारे पास जो माताएं हैं या जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर आते हैं, तो हमें सबसे पहले उन कारणों का पता लगाना होता है। अदरवाइज गर्भाशय से संबंधित जो ब्लीडिंग है वो इस एज ग्रुप में बहुत ही अनकॉमन होती है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है वो है मेनार्कल ग्रुप या प्यूबर्टी ग्रुप। प्यूबर्टी का मतलब है जब पीरियड स्टार्ट हुआ है और तब से लेकर एडोलेसेंट लगभग 20 साल की उम्र तक, उस समय जो हमें खास ध्यान रखने की बात होती है कि असामान्य ब्लीडिंग क्या है। नॉर्मल मेंसेस के लिए पहली बात तो समझना पड़ेगा उसके लिए कि सामान्य रक्तस्राव क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सामान्य रक्तस्राव का मतलब है कि जैसे जब मेनार्की स्टार्ट हुआ यानी कि जब पीरियड स्टार्ट हुए तो इनिशियल 2 to 3 ईयर्स तक कई बार बच्चों में अबनॉर्मल ब्लीडिंग होती ही है, जैसे कि 3-4 महीने के अंदर मेंसेस आएंगे या लगातार कभी कभी थोड़े थोड़े टाइम के लिए हल्का हल्का ब्लीडिंग होता रहेगा या कभी जल्दी आएंगे। तो ऐसे में हम जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये सलाह देते हैं कि बहुत पैनिक ना करें, क्योंकि शुरू के 3 साल तक एनोव्यूलेटरी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि जो मैच्योर हो रहा है हमारा जो सिस्टम है वो मैच्योर हो रहा है। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, उसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है और उस समय बहुत ज़्यादा हार्मोनल मेडिसिन भी नहीं खानी होती है। जी।
उस समय ये ध्यान रखना है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि उस वक्त हमें डायग्नोस करना जरूरी है, वो है कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स। कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है कि आपके शरीर में खून का थक्का नहीं बन पा रहा है, उस बीमारी को हम कोएगुलेशन डिसऑर्डर कहते हैं। कई बार ये बीमारी जन्मजात होती है, लेकिन इसका पता नहीं चल पाता, और पहली बार तभी पता चलता है जब किसी भी लड़की को मेंसेस स्टार्ट होते हैं। और उस समय क्या होता है कि मेंसेस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना। तो जब पेशेंट उस वक्त हमारे पास आता है तो हमारा सबसे पहला जरूरी काम है एज ए डॉक्टर, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, कि हम ये पता लगा लें कि कहीं उसको कोई कोएगुलेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है थायराइड और कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस जैसे प्रोलैक्टिन डिसऑर्डर्स होते हैं, उन पर भी हमको ध्यान रखना होता है। उसके बाद जो तीसरा ग्रुप है जो कि अधिकतर सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी कि 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक की जो महिलाएं होती हैं, उसमें बहुत ही कॉमनली ये प्रॉब्लम आती है। तो उन सब में भी हमें बहुत सारे कारणों को निकालना होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे अबॉर्शन हो गया है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। जैसे आप जानते होंगे नॉर्मल प्रेगनेंसी यूट्रस में होती है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहीं भी यूट्रस के बाहर लग सकती है। इसी टाइम पर सबसे ज्यादा थायराइड, प्रोलैक्टिन, पीसीओडी जो बहुत ही कॉमन सी चीज हो गई है, जो आज मेरे को लगता है कि आज 90% लोग पीसीओडी के बारे में जानते हैं, क्योंकि इतना कॉमन हो गया है कि हमको देख के ही समझ में आ जाता है कि पेशेंट को पीसीओडी है। तो ये जो एक सिम्टम्स है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये इसी एज ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड चीजें हैं, हार्मोनल इश्यूज हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हमें इस समय पता चलते हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो कारण थे डॉक्टर ज्योत्सना, वो ये थे कि जिसपे कुछ ना कुछ कारण है जो समझ में आता है, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों से जब महिला फ्री हो जाती है, 40 और 50 के बीच जब वो पहुंचने लगती है, तो कई बार ये होता है कि पीरियड्स स्किप हो रहे हैं या ब्लीडिंग हो रही है तो रुक भी नहीं रही है। तब थोड़ा सा डर भी महिलाओं को डर लगता है कि कहीं कोई कैंसर जैसी बीमारी तो नहीं है। आपको लगता है कि इस समय पर ये जो ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम जो है वो है पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज। तो पेरीमीनोपॉज का मतलब है जब मीनोपॉज होने वाला है उससे 5 साल पहले या 6 साल पहले का जो पीरियड रहता है, उस समय सबसे ज्यादा एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है। कई बार पीरियड लंबे टाइम तक नहीं आता और उसके बाद एकदम से ज्यादा आता है, और कई बार बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आने लगते हैं। तो कुछ महिलाएं ये सोचकर इग्नोर कर देती है कि अरे अब तो हमारे जाने का समय है, मीनोपॉज होने वाला है, तो ये नॉर्मल है, अभी हम वेट कर लेते हैं, देखते रहते हैं। तो वो एक बिल्कुल ही गलत बात है। उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत है एक डॉक्टर को मिलने की, क्योंकि यही एक समय है जब सबसे ज्यादा कैंसर होने की संभावना होती है। दूसरा, जो कुछ जो यूट्रस के लीजन्स होते हैं, जैसे फाइब्रॉइड का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक एडिनोमायोसिस होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये सारी चीजें भी इसी वक्त उभर कर आती हैं। तो ये एक बहुत ही छोटी सी चीज, जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल चेकअप, कुछ ब्लड टेस्ट, जिसमें से मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो एक हीमोग्लोबिन, एक थायराइड और एक शुगर, जो कि बहुत ही सिंपल से टेस्ट है, कहीं भी हो जाते हैं। और इसे पता चलाने में मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। और तीसरी चीज है सोनोग्राफी। ये 3 चीजें अगर आप करवा लेते हैं एक डॉक्टर के पास जाके, तो आप समझ लीजिए कि 95% आपने प्रॉब्लम आपको पता चल गया और उसी वक्त उसका निदान भी हो सकता है। और मीनोपॉज के बाद अगर हम देखें तो मीनोपॉज का मतलब है कि 1 साल तक अगर किसी भी महिला को ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। तो मीनोपॉज अगर 1 साल के बाद कभी भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी का रूप ले सकती है। इस समय बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, सबसे पहले तुरंत जाकर डॉक्टर के पास जांच कराएं। हो सकता है वो आपको सोनोग्राफी और बायोप्सी की सलाह दे, और आप हो सकता है कि आने वाली एक खतरे वाली जो बीमारियां हैं उनसे आप इसी समय पर बच सकें, शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर ज्योत्सना, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में प्रैक्टिस कर रही हैं, आपका एक बड़ा हॉस्पिटल है, गांव की जो महिलाएं हैं वो आप तक पहुंचती हैं। आपने ये देखा होगा कि गांव की जो महिलाएं हैं, खास करके अगर पीरियड्स पर चर्चा करना चाहें तो उनके अंदर में एक संकोच होता है, वो झिझक होती है, और कई बार इसी वजह से कई दिनों तक की जो ब्लीडिंग होती है उसको वो सामान्य समझकर बैठी रहती है। आपको लगता है कि महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है अगर आपको गंभीर बीमारी से बचना है और लगातार अगर ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है? जी, ये तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़रूरत से भी ज़्यादा कहना चाहिए, आज की नीड है कि जो महिलाएं हैं हो सकता है कि वो अपनी बात नहीं बोल पाएं, लेकिन अब जो बच्चे हैं वो तो सारे पढ़े लिखे हुए हैं, मीडिया का सभी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर उनको ये समझ में आ रहा है कि हमारी माँ को, बड़ी बहन को या किसी को, दादी को भी ये कुछ ऐसी तकलीफ हो रही है जिसके बारे में हमको घर में पता तो चल रहा है लेकिन हम बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरा तो सजेशन होगा कि वो लोग आगे आएँ और आगे होकर उनको बोलें कि भाई आप चलिए हॉस्पिटल चलिए, ये ज़रूरी
चीज है, अभी अगर पकड़ में नहीं आया तो आगे आप हमारे हो सकता है कि सिचुएशन हाथ में ना आए। तो ये इस तरीके का एक जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पर लोगों को कैंप्स होने चाहिए, लोगों को कुछ अभियान चलना चाहिए ताकि हम गाँवों में जाकर लोगों को समझा सकें कि ये क्या जरूरत है इस समय और किस तरीके से आप इन सब से बच सकते हो। बिल्कुल। इसके अब जांच की बात तो आपने कही डॉक्टर साहब, जब आप तक कोई पहुंचेंगी महिला तभी आप उनको जांच के लिए सजेस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर किसी को कुछ भी नहीं है तो सामान्य जैसे साल में हम एक बार अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो क्या महिलाओं की ये जिम्मेदारी होती है कि वो खुद के प्रति जागरूक रहकर अपना एक रूटीन चेकअप कर ले ताकि उनको ये निश्चिंतता हो जाए कि हाँ हमारे अंदर शरीर के जो अंग हैं वो फिट हैं? क्या ये जांच महत्वपूर्ण होती है जानना? बिल्कुल जरूरी होती है, खास तौर पे जब आप 40 की उम्र को टच करते हैं तब कुछ कुछ चीजें हैं बहुत ही सामान्य सी, जैसा कि मैंने बताया एक गायनोकोलॉजिकल चेकअप जिसमें हम एक पैप्समियर जैसी बहुत छोटी सी जांच करते हैं, जिससे आप आगे चलकर सर्विक्स के कैंसर जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर है उसका हम पता लगा सकते हैं, 10 साल पहले पता लगा सकते हैं। तो आप सोचिए कि हम निदान अगर उसी वक्त कर देंगे तो ये समस्या आगे चल के होगी ही नहीं। इसी तरीके से जो यूट्रस की ब्लीडिंग होती है उसको भी अगर आप उसी वक्त बायोप्सी कर लें या मान लो सोनोग्राफी नॉर्मल एक टेस्ट कर लें तो आगे चलकर ये सारी चीजों को हम 10-15 साल पहले ही पता लगा सकते हैं। तो एक नॉर्मल गायनेकोलॉजिकल चेकअप हर महिला को कराना चाहिए। पैप्समियर कम से कम 3 से 5 साल के बीच में एक बार करना चाहिए जब भी नॉर्मल आता है, और अगर एबनॉर्मल है तो हर 6 महीने पे करना होता है। इसी तरह से मेमोग्राफी जैसी एक चीज है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हम बताती है, तो उसको भी लगभग 3 से 5 वर्ष के अंतराल पर कराते रहना चाहिए 40 की उम्र के बाद। बिल्कुल। अब थोड़ा ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर हम चर्चा करें डॉक्टर ज्योत्सना, क्योंकि यही वो पार्ट है जिससे महिलाएं डरती हैं और इस तक डॉक्टर तक पहुंचने में उन्हें संकोच होता है। ग्रामीण महिलाओं की बात करें चाहे शहरी महिलाओं की बात करें, बहुत ज्यादा ये कॉमन चीज सुनने को मिलती है डॉक्टर ज्योत्सना कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, रेगुलर नहीं है पीरियड्स और आपकी ये 40 के पार है तो डॉक्टर के पास नहीं जाना है, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगी तो दवा से नहीं आपका यूट्रस निकाल दिया जाएगा। जी। क्या ये भ्रांति है? क्या हर समस्या के लिए, हर ब्लीडिंग के लिए क्या एक ही उपाय है कि यूट्रस निकाल दिया जाए? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और आज आपके शोज के माध्यम से ज्योति जी मैं यही मैसेज शायद सबको देना चाहती हूँ कि ये जो एक डर बैठा हुआ है कि हमारा ब्लीडिंग अगर हो रहा है अब नॉर्मल तो या तो यूट्रस निकलवाने से हम सारी समस्याओं का हल हो जाएगा, या तो पेशेंट खुद जाके हमें बोलते हैं कई बार कि हमारा यूट्रस निकाल दीजिए, और या कई बार ये सलाह भी दी जाती है कि यूट्रस निकाल दिया जाए। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अब ऐसा हो गया है कि पहले हो सकता है कि कोई विकल्प ना रहे हो, लेकिन अभी हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं ज्योति जी कि हमें वो यूट्रस के ऑपरेशन तक पहुंचने के लिए तो अभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। सबसे पहले तो दवाइयां बहुत सारी आ गई हैं, कुछ सिंपल मेडिसिन है, कुछ हार्मोनल मेडिसिन है और बहुत सारी वैरायटी ऑफ मेडिसिन है। इवन जो पहले फाइब्रॉइड के लिए कहते थे सीधे ऑपरेशन कराओ, ट्यूमर समझ के बस ट्यूमर, फाइब्रॉइड को ट्यूमर का नाम दिया जाता था और तुरंत ऑपरेशन। जी, तो वो बिल्कुल बंद की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारी मॉडलिटीज आ गई हैं, कुछ मेडिसिन है, कुछ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरीके से जो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है उसमें भी कुछ मिनिमल इन्वेजिव मेथड्स आ गए हैं मार्केट में, जैसे कि मेरिना करके एक डिवाइस होती है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी। ये एक ऐसी चीज है जैसे कॉपर टी की तरह हम यूट्रस में डाल देते हैं और ये 5 साल तक काम करती है, और इससे कम से कम जो भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हैवी ब्लीडिंग है, पेन हो रहा है या एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, वो सब ठीक हो जाता है 5 साल के अंदर। आप रिपीट इसे दोबारा चेंज कर सकते हैं, और नहीं ठीक होता है तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास यूट्रस रिमूवल होता है, पर ये पहला ऑप्शन कभी भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और इसी जागरूकता के लिहाज से आज हमने ये कार्यक्रम किया है ताकि आपके मन में मिथ और डर दोनों ही चीजें निकल जाएं और आप एक हेल्दी लाइफ को जी सकें। ऑपरेशन पर जब हम चर्चा करते हैं तो क्या वो पहले के ऑपरेशन के जैसे ही आज सर्जरी होती है या इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी डॉक्टर ज्योत्सना अपने हॉस्पिटल में यूज कर रही है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्भाशय से होने वाले असामान्य रक्तस्राव के कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसका उपचार क्या होता है। तमाम जानकारी डॉक्टर ज्योत्सना ने आपको दी। अब हम चर्चा करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर, तब जब मेडिसिन से बात नहीं बनती और तब हमको जब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं डॉक्टर ज्योत्सना कि अब आपको सर्जरी पर जाना है। तो जहां तक मुझे याद है कि पहले अगर गर्भाशय को निकालने की जो सर्जरी होती थी वो बड़ा लंबा प्रोसेस होता था, 15 से 18 टाँके लगा करते थे, काफी बेड रेस्ट होता था, और उसके बाद एक दूसरी टेक्नोलॉजी आई कि जो वेजाइनल के माध्यम से होती है सर्जरी वो। लेकिन अब आपके हॉस्पिटल में हम ये देख रहे हैं कि लैप्रोस्कोपी से भी क्या यूट्रस रिमूवल सर्जरी हो सकती है। तो मुझे ये तीनों ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए और कितना ईजी आज हो
चुका है। जी, जैसे हिस्टेरेक्टमी का मतलब यूट्रस रिमूवल जो ऑपरेशन है उसको हम 3 तरीके से लगभग मोटा मोटी तौर पर अगर कहें तो कर सकते हैं। पहला है एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी, जिसमें आपने बताया कि हम पेट चीर कर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें कई सारे टाँके आते हैं। एक सर्जरी जो होती है जिसमें काफ़ी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी बहुत होता है, सूचर्स का मटेरियल का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और एक तरीके से ब्लीडिंग का भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी भी बहुत लंबी होती है, पेशेंट को कई लंबे लंबे टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, हैवी वेट नहीं उठाना है, खिसकाना नहीं है, इस तरीके के बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस रहते थे। तो वो अब जो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है केवल बहुत ही कम इंडिकेशंस रह गए हैं आज के ज़माने में अगर हम कहें कि एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी करनी ही है। जैसे कि बहुत ही बड़ा यूट्रस है या अंदर कोई ऐसा हमें समझने कि कैंसर का हमें डाउट हो रहा है कि बड़ा कैंसर है, तब हम एब्डोमिनल रूट से करते हैं। तो भी आजकल बहुत से लोग वह कैंसर वाले ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपी से होने लगे हैं। और दूसरा रूट था वेजाइनल रूट, जिसके बारे में आपने कहा, तो वो भी एक अच्छा रूट है। इसमें भी नीचे से ही यूट्रस निकल जाता है और पेट पर कोई चीरा वगैरह नहीं आता है, परंतु उसमें भी कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं या लिमिटेशंस होते हैं। जैसे कि अगर यूट्रस बहुत बड़ा है या एडिशंस बहुत अंदर है, आपस में चिपके हुए हैं, पहले बहुत सारी सर्जरीज हो चुकी हैं, पहले कभी ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, पहले बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं, तो उन सब कंडीशंस में हम लोग वेजाइनल रूट प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कई बार एक तरीके से ब्लाइंड प्रोसीजर हो जाता है, तो कई बार ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी आते थे। अब जो हम टेक्निक यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी, और टू बी वेरी प्रिसाइज मैं कहूँ तो टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी। तो टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी का मतलब ये है कि हम जब पूरा का पूरा ऑपरेशन हम दूरबीन से करते हैं और उसमें हम केवल पेट के अंदर 3 होल बनाते हैं, सिर्फ छोटे छोटे 3 छेद बनाते हैं और उसी से पूरी प्रक्रिया हो जाती है। इसमें कोई सूचर मटेरियल का यूज़ नहीं किया जाता। सारा ऑपरेशन एक तरीके से सामान्य भाषा में लेज़र से कहा जाए तो लेज़र बोल सकते हैं, या आप कहिए तो इसको जो एक लेज़र ही कहेंगे, उससे आप किया जाता है। तो इस कंडीशन में ये रहता है कि क्या क्या फ़ायदे हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी के, क्यों हमें लेप्रोस्कोपी करनी चाहिए। क्योंकि लेप्रोस्कोपी जो है उसमें हम पूरा विजन हमको डायरेक्ट क्लियर दिखता है। हम एक वीडियो मॉनिटर में हम सारी हिस्टेरेक्टमी करते हैं, तो एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट जो हमको चीज़ें नहीं दिखती होंगी कभी अपनी आंखों से, तो वो हम एक लार्ज व्यू देखते हैं। तो इसमें हमारा प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, टाइम कम लगता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है। चूँकि सूचर्स नहीं लगते हैं तो पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट है। हम जिस दिन हिस्टेरेक्टमी करते हैं उसी दिन पेशेंट को खड़ा करके चला सकते हैं, जो कि हम पहले कभी संभव ही नहीं होता था। और पोस्ट ऑपरेटिव पेन किलर का यूज़ बहुत कम होता है, ब्लीडिंग बिल्कुल नहीं होती है। तो इतने सारे फायदे हैं कि लेप्रोस्कोपी को, जो मैं तो कहूँगी कि अब कोई भी ऑपरेशन है जो करना है तो सिर्फ लेप्रोस्कोपी से ही करना है, और ऐसा हम काफ़ी कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में भी। और ये जो है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके बारे में लोगों को ये भ्रांति थी कि अगर दूरबीन से या लेज़र से करेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाता है। जैसे मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं मैडम पूरा नहीं होता है, पर ये पहले जमाने की बात हो सकती है, लेकिन अब जितना पूरा हम लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं बाकी किसी रूट से नहीं कर सकते। तो मेरा सजेशन और मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप सभी लेप्रोस्कोपी की हिस्टेरेक्टमी के लिए ही ऑप्ट करें। जब भी अगर हमें लगता है कि गर्भाशय को निकालना है तो बेहतर रहेगा कि लेप्रोस्कोपिक रूट से ही निकालें। उसके फायदे अनेक हैं और नुकसान कोई भी नहीं है। बिल्कुल, चूंकि ये एडवांस सर्जरी है डॉक्टर ज्योत्सना जिसका आपने बताया, और इसका एक मैं यहाँ पर और आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि किसी का यूट्रस बहुत ज़्यादा बल्की है, बड़ा सा ट्यूमर है, या फिर इतनी ज़्यादा उसमें जो बीमारी है, यानी कि कई बार ये होता है कि वो कैंसर हो सकता है, तो उसके लिए और ज्यादा आसपास के जगहों को भी शायद आप लोगों को ऑपरेट करना पड़ता है। तो ऐसी क्रिटिकल सर्जरी में भी क्या लेप्रोस्कोपी कारगर हो रही है? जी बिल्कुल। अभी तो आजकल जितने भी ऑन्को सर्जन्स हैं, जितने भी कैंसर सर्जन हैं, वो भी धीरे धीरे सब लेप्रोस्कोपी पर ही शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि लेप्रोस्कोपी से मैंने जैसे कि बताया, जो विजन होता है वो इतना मैग्नीफाइड व्यू होता है कि आप छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज भी निकाल सकते हैं, कोई चीज छूटती ही नहीं है। तो अभी ऐसा है कि कैंसर सर्जरी में भी सारी की सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो सब लेप्रोस्कोपी से हो रही हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जब बहुत बड़ा ट्यूमर है और हमें लगता है कि चांसेस है कि स्पिल ना हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो भी कैंसरस टिश्यू है वो अंदर एब्डोमेन में नहीं रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं कि हम एक एंडो बैग डालते हैं लेप्रोस्कोपी से, एक छोटे से होल में से ही हम एक बैग डालते हैं जो कि पेट में जाके फूल जाता है, और उसी के अंदर हम सारा जितना भी कैंसरस यूट्रस है चाहे ओवरी है वो डाल देते हैं और बैग समेत हम धीरे से उसको निकाल लेते हैं। छोटे
छोटे टुकड़ों में काट कर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो आप बड़ी से बड़ी सर्जरी भी, इवन आजकल लेप्रोस्कोपी को आजकल रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं लोग, यानी कि इसको बजाय मैनुअली करने के रोबोटिक मेथड से भी किया जा रहा है। रोबोट्स कैंसर सर्जरी कर रहे हैं और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं। सो अभी तो इस फील्ड में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं कि मुझे लगता है कि एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी का कोई अभी स्कोप ही नहीं रहा है। डॉक्टर ज्योत्सना, जैसा कि आपने कहा था कि हर एबनॉर्मल जो ब्लीडिंग है उसका हर्ष रिमूवल ही नहीं है यूट्रस का, तो क्या ऐसे में ये समझा जाए कि अगर यूट्रस निकालने की नौबत आती है तो कई महिलाएं इसलिए भी सर्जरी नहीं करवाना चाहती हैं कि अगर यूट्रस निकल गया तो हम सामान्य नहीं रहेंगे, हमारी जो जिंदगी है वो सामान्य नहीं रह पाएगी, हमारे अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी। ये जो तमाम जो मिथ है, मुझे लगता है जागरूकता के लिहाज से आपको ये भी बताना चाहिए कि अगर ऐसी सर्जरी हो रही है तो उसके बाद की जिंदगी कैसी होगी। बहुत अच्छा सवाल है ज्योति जी, क्योंकि देखिए सबसे इसीलिए मैंने शायद आपको मैं बताना चाहूंगी कि जब भी हम हिस्टेक्टमी करते हैं, यूट्रस रिमूवल करते हैं, हम एक एज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। कोई भी ये वाला ऑपरेशन जिसमें यूट्रस रिमूव किया जाता है 40 की उम्र से पहले नहीं करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सिर्फ यूट्रस को निकाल के और मेंसेस बंद हो जाएंगे और बात खत्म हो गई, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। मेनोपॉज का मतलब सिर्फ मेंसेस का बंद होना नहीं होता, या मेनोपॉज का मतलब होता है कि आपकी ओवरी ने काम करना बंद कर दिया है, जो कि आपके यूट्रस के साइड में रहती है। तो अगर हम यूट्रस 40 की उम्र से पहले निकालते हैं तो ओवरी भी 3 से 4 वर्ष में काम करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए हम ये सलाह देते हैं कि 40 से पहले आप यूट्रस का रिमूवल ना कराएं, क्योंकि अगर आपने पहले करा लिया तो ओवरी भी काम करना बंद कर देंगे और आप 40 की उम्र से पहले ही मेनोपॉज में चले जाएंगे, जो कि वाकई में एक बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आंखें कमजोर हो जाती हैं और इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं वो तब हो सकती हैं, वो भी तब हार्मोनल चेंजेस तब होते हैं जब हम 40 की उम्र से पहले अगर हम यूट्रस का ऑपरेशन करते हैं, या साथ में ओवरी भी मैंने देखा है कुछ लोग तो निकाल देते हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ यूट्रस का ऑपरेशन किया है और ओवरीज अंदर छोड़ दी हैं जिनकी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी, तो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ना ही कोई आगे चलकर ऐसा होता है कि हार्मोन की कमी हो रही है, जैसे महिला पहले थी वैसे ही रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओवरी भी अगर हमको निकालनी पड़ जाए तो जो एक नॉर्मल मेनोपॉज वाले सिम्टम्स हैं वो जैसे बाकी महिलाओं को आते हैं वैसे ही ऑपरेशन के बाद आते हैं। तो कुछ भी अलग नहीं है जो ये सोचा जाए कि हमारा ये प्रॉब्लम हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। एक संदेश जो इस वक्त आज आप अपने कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ और जितने भी दर्शक हमारी महिलाएं देख रही हैं उनको देना चाहें आप? जी, पहली चीज तो ये कि अपनी किसी भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग को इग्नोर ना करें, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो मेनोपॉज हो गया है, तब तो और ज्यादा जरूरी है उसको तुरंत से तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं। दूसरी बात, हर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग का इलाज यूट्रस का रिमूवल नहीं है, इससे बिल्कुल मत घबराइए। ऐसा नहीं है, बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिनसे हम आपका यूट्रस भी बचा सकते हैं और ब्लीडिंग भी रोक सकते हैं। और तीसरी चीज, अगर यूट्रस रिमूव करना ही है तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन दें आप लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी को, बजाय इसके कि हम एब्डोमिनल रूट से करें। बिल्कुल। तो तमाम मिथ और जितने भी डर थे, मुझे लगता है आज कार्यक्रम के माध्यम से डॉक्टर ज्योत्सना ने आपके दूर किए होंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जैसे ही आप परिवार का ध्यान रखती हैं वैसे ही हमें खुद का भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर ज्योत्सना हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। तो तमाम चर्चा के साथ साथ एक महत्वपूर्ण मैसेज जो आज डॉक्टर के माध्यम से गया वो ये कि आप अपने शरीर में किसी भी तरह की असामान्य ब्लीडिंग हो या असामान्य ग्रोथ हो, इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि शुरू में ही अगर किसी बीमारी को पकड़ लिया जाए तो उसे दूर करना संभव होता है। नमस्कार।